जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ जाइए फटाफट से लाइव सेशन में। जितने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करनी है लिंक फटाफट से शेयर कर दीजिए। हम है लाइव एंड डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ टेस्ट मैच के डिटेल एनालिसिस में, और देखेंगे क्या कुछ अपडेट है हमारे पास, सब कुछ कवर करेंगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टीम इंडिया की तरफ से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जो कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और कुछ तो र्यूमर्स भी हैं जो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का क्या है अपडेट, सबको शेयर करेंगे, क्योंकि 3 जनवरी से नए साल पे होने वाला है ये टेस्ट मैच, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आएगा 50 का हम पूरा काउंट कंप्लीट करेंगे लाइव का, हम शुरू करते हैं एनालिसिस। और अपने क्वेश्चंस आप अभी से डालना शुरू कर दीजिए, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को अभी से देखना शुरू कर दूं, और जब हमारा Q&A का सेशन आएगा तब हम उनको डिस्कस भी कर लेंगे। तो आते जाइए, आते जाइए। आई कैन सी दी काउंट इंक्रीजिंग। आ रहे हैं, आते जाइए। हम शुरू करेंगे इस एनालिसिस वीडियो को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस करने के लिए ये है कि फिफ्थ टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए जीतना मस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऑल बिकॉज WTC है दाव पे, क्योंकि अब इंडिया 2-2 से सिर्फ इस सीरीज़ को ड्रॉ कर सकती है, जीत नहीं सकती है। बट अगर 2-2 से इंडिया ये ड्रॉ करेगी तो अपने पास ट्रॉफी बनी रहेगी। तो इस बात पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 2-2 से सीरीज़ ड्रॉ भी होती है तो बॉर्डर का उसका ट्रॉफी भी अपने पास रहेगी। और हमारे पास जो एक आखिरी चांस है WTC का फाइनल खेलने का, वो यही है कि अपने दम से सारी मेहनत कर लो, 2-2 से सीरीज़ बराबर करके। कुछ अभी हमारा जो, अगर आप देखेंगे WTC पॉइंट्स, तो 55% विन परसेंटेज है। तो हमें 58 तक वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि 61 पे ऑस्ट्रेलिया है और 66 पे साउथ अफ्रीका है, जिनका विन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो टीम इंडिया 66 तक तो नहीं जा सकती। नंबर 2 पे हम अभी भी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, तो टीम इंडिया उसका प्लान करेगी, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आने दीजिए सब्सक्राइबर्स, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल टॉपिक होने वाला है। तो किसी का भी कोई सवाल मिस ना हो, तो हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, कुछ एक और मिनट देते हैं और बढ़ लेंगे फटाफट से आगे। बट मैं देख रहा हूँ रैपिडली काउंट बढ़ रहा है, तो आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट नाउ। तो चलिए करते हैं इस लाइव सेशन को शुरू। अपने क्वेश्चंस डालते रहिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं उनको टैग करके रख लूँगा, मेरे पास सेव्ड हो जाएंगे, तो मैं उनको एक बार में कवर कर लूँगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कवर करने हैं। मैच प्रीव्यू, टीम न्यूज़, स्केड्यूल क्या है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, जो कि सबसे हॉट टॉपिक है, जिसके बारे में आप सभी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, वो डिस्कस करेंगे। देन पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे सिडनी की, क्योंकि वहाँ पे कुछ अनोखी चीज़ हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देन प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चेंजेस आ चुके हैं प्लेयर परफॉर्मेंस के। जिस हिसाब से पहला टेस्ट गया था और चौथे टेस्ट आते आते जो प्लेयर टॉप रैंक पे था, वो उसकी बैटिंग खराब हो गई है, और जो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था वो ग्रेजुअली इतने ज़्यादा रन बना चुका है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार रेड्डी का। फिर फैंटेसी टिप्स दूंगा। टेस्ट मैच में भी हम ग्रैंडली खेलते हैं, तो उसकी भी टीम देकर के जाऊंगा। तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंटली कवर कर लीजिएगा, और हर सेशन के बीच में कुछ टाइम लेंगे हम Q&A का, जहां क्वेश्चंस भी उठाऊंगा मैं आपके। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डे। सबसे पहले देख लेते हैं स्केड्यूल क्या था। तो पहला टेस्ट 22 से 26 नवंबर को पर्थ में हुआ था, जो इंडिया ने जीता। सेकंड टेस्ट मैच 6 से 10 दिसंबर एडिलेड में हुआ था, जो कि डे एंड नाइट ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तीसरा टेस्ट मैच हुआ था 14 से 18 दिसंबर इन ब्रिस्बेन, जो कि बारिश के भेंट चढ़ के ड्रॉ हुआ था। चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न का हम हार चुके हैं, जो कि खेला गया था बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर। अब न्यू ईयर्स टेस्ट होने वाला है 3 से 7 जनवरी सिडनी में, जहां पूरी तरीके से टीम इंडिया पीछे हो चुकी है सीरीज़ में। 2-1 से सीरीज़ में इंडिया पीछे है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि टीम इंडिया ये सीरीज़ हार भी जाएगी। और उसके रीज़न क्या है मैं आपको आगे चलते हुए बताता रहता हूँ। तो मैं क्वेश्चंस भी देखता रहूँगा, मैं बुक मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चंस, आप सभी के सवाल एक साथ लेंगे। तो अभी बढ़ते हैं फटाफट से आगे, स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो स्क्वाड की शुरुआत करेंगे हम इंडिया से, जहाँ रोहित शर्मा तो है ही। फिर उसके बाद बुमराह है, जो कि मुझे लग रहा है कि बुमराह के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई। इस मैच में बैटिंग फर्स्ट आ जाए कैसे भी करके, बुमराह को रेस्ट दे दो, वरना इसके बाद बुमराह को बिल्कुल मत दिखाओ। डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलने दो उनको, क्योंकि उनको इसके बाद बहुत ही लंबा ब्रेक चाहिए होगा, क्योंकि 5 टेस्ट मैच लगातार खेलना, हर टेस्ट मैच में 50 ओवर डालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, खासकर उनके एक्शन को लेकर के, क्योंकि उनका एक्शन बहुत ही यूनिक है। और वो जो जान झोंकते हैं हर बॉल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हमें सेफ रखना पड़ेगा। वरना हम कोई नहीं चाहते कि जो हमारे हमने देखा है शमी के साथ वैसा कुछ हो, क्योंकि शमी भी फुल स्ट्रेंथ कर रहे थे बॉलिंग 2023 के वर्ल्ड कप में। उनके घुटने में पानी भर रहा था, फिर भी उनने बॉलिंग की थी। और उसके बाद उनकी जो स्वेलिंग खत्म हुई, तो उनने कितना लंबा क्रिकेट मिस किया। और अभी भी वो एक सीज़न खेलते हैं, दुलीप ट्रॉफी में थोड़ा ट्राई करते हैं, फिर विजय हज़ारे मिस करते हैं, और अभी उन्हें WTC भी मिस कर दिया, मतलब ये BGT मिस कर दिया। तो ऐसी इंजरी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे आप क्रिकेट ही ना खेल पाओ, वापसी ना कर पाओ। तो बुमराह को भाई सेफ लेके चलना पड़ेगा। दैन जायसवाल, जो कि बहुत अच्छी फाइटिंग स्पिरिट अकेले इस बंदे ने दिखाई, एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने दिखाई फोर्थ टेस्ट मैच में। अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में एक अपडेट है, वो बताऊंगा आपको आगे चल के। गिल के बारे में भी एक अपडेट है। विराट, KL, पंत, इन तीनों से उम्मीद बहुत थी, बट अभी तक
मैच जिताऊ पारी नहीं आई है, भले ही एक अच्छी डिफाइनिंग रोल पॉजिटिव नजर आए, बट जीत दिलाने वाली पारी अभी तक इनसे भी नहीं आई है। जैन सरफराज खान, इनके बारे में भी एक अपडेट है, तो सबके बारे में एक एक अपडेट है। तो सरफराज का मैं आपको बता दूं कि सरफराज हो सकता है इस मैच में ज़्यादा विकेट कीपिंग करे एज़ कम्पेयर टू पंत। ये एक अपडेट मुझे मिला है कि पंत को भी थोड़ा बैक स्पैज़म टाइप आ रहा है। वो होता है स्पिनर को, भले ही आप कीपिंग नहीं कर रहे हो बट पेसर को भी करते हो, तो बार बार आपके थाई पे और आपके हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर आता है। तो पंत को वही देखने को मिला था और अभी उनको बैक पे थोड़ा स्पैज़म है। तो आपको सरफराज विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं या फिर ध्रुव जुरैल। तो ये दो अपडेट है, इनमें से कुछ होता हुआ नजर आएगा, बट खेलेंगे प्लेइंग 11 में पंत, ये भी कंफर्मेशन आ चुका है। और उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला था अभिमन्यु ईश्वरन के लिए, तो उनको वापस इंडिया भेज दिया गया है, उनकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हो चुका है। और तनुष कोटियान तो पहुंच चुके हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी अपडेट है, वो सब शेयर करूंगा आप सभी के लिए। जैसे ही तनुष कोटियान का नाम लिया, चैट इतना फास्ट भागा है, तो मैं चैट्स भी देखता चल रहा हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में एक ही बार कमेंट करो, आपका सवाल पकड़े जाएंगे। अगर आप बार बार स्पैम करोगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चन पिक हो जाए और कोई एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो वो मिस हो जाएगा, तो उसको भी ध्यान देते हुए थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को। स्क्वाड देखते हैं, इसके बाद सवाल देखेंगे सारे। फिर ध्रुव जुरैल का मैंने बता दिया, अश्विन बाहर हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं। देन मोहम्मद सिराज, आकाशदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, देन हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, और हमने देखा था नवदीप सैनी को रखा था, मुकेश को रखा था और खलील को रखा था रिजर्व में, जिनको तीनों को वापस बहुत ही पहले भेज दिया था इंडिया। बात करेंगे साउथ अफ्रीका, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे पैट कमिंस, ट्रेविस हेड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, ट्रेविस हेड को इंजरी है, और वो उनको ग्रॉइन इंजरी भी थी, और उनका पिछले मैच में जो कुछ सेलिब्रेशन था वो चिढ़ाने के लिए था, बट उनको फिंगर में भी प्रॉब्लम है। और बहुत प्लेयर ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं कि कभी कभी होता है कि आप बहुत लंबी फील्डिंग कर रहे हो, आपको लगता ही नहीं कि आप पार्ट टाइमर हो, तो आपकी बॉलिंग आएगी। तो जब आप बॉलिंग करने जाते हो ना, तो जो ऑफ स्पिनर होता है ना, वो इसी उंगली से बॉल पकड़ता है, तो इसी से स्पिन करता है। जैसे आप देखोगे ये रफ साइड है, ये स्मूथ साइड है, तो कोई स्मूथ को अंदर रखता है और कोई रफ को अंदर रखता है, तो इसी उंगली से बॉलिंग होती है। और जब ये थ्रेड निकला होता है ना, तो इससे उंगली कटती है, तो लोगों का ऐसा होता है भाई ये मेरी उंगली एक्टिव नहीं थी और अब आपने इतनी बॉलिंग करवा ली कि इसमें मेरे को प्रेशर आ रहा है, तो वो ऐसा कुछ करते हैं। तो वो एक तरीके का सेलिब्रेशन बना दिया, बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। बट ट्रेविस हेड बाहर जाएंगे या खेले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनका आउट करना है, जो कि बुमराह ने पिछले मैच में एक बार 0 एक बार 1 पे आउट कर दिया। उसके बाद है स्टीव स्मिथ, जो कि वाइस कैप्टन बन जाएंगे सीधा सीधा, जब अगर ट्रेविस हेड नहीं खेलेंगे तो। उसके बाद सीन है बट स्कॉट बॉलैंड, एलेक्स कैरी, जॉश इग्लेस, उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास, जो कि बहुत ही तगड़े 19 साल के ओपनर, जिनको मेरे को लग रहा है ओवर एग्रेसिव अप्रोच तरीके से इंडिया ने उनको बैंटर करने का ट्राई किया, जो मुझे नहीं लगता है सही है। भाई 19 साल का लड़का है, अगर आप अच्छी बॉलिंग करोगे ना, जितने शांत होकर बॉलिंग करोगे ना, वो उसका मन उतना मतलब हड़बड़ी में आ जाएगा। बट अगर आप उनको अग्रेशन दिखाओगे, थोड़ा स्लेजिंग करोगे ना, तो क्या पता वो भी अटेंटिव हो जाए। तो वही देखा हमने पहली पारी में, उनको ज़्यादा स्लेज किया हमने, तो उनने 60 रन बना दिए, और दूसरे में हमने कुछ नहीं किया, फटाक से आउट हो गए। तो कभी कभी ज़रूरी होता है कि कम बोलना भी ठीक है, बट टीम इंडिया मुझे लग रहा है इस साल अग्रेशन ज़्यादा दिखा गई और परफॉर्मेंस कम हुआ है, ये मेरा टेक है। बट अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यहाँ पे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आपको दिखेंगे मानस लाबुशेन, जो कि भाई दोनों पारी में 70-70 रन बनाए, क्योंकि लाबुशेन की पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था 474 पे, और वही हमारी तरफ से जायसवाल ने किया था एक बार 82 एक बार 84। तो इन दोनों ने बहुत तगड़ा काम किया था। और हम सब इस टेस्ट मैच के बीच में भूल गए थे एक टाइम पे कि नीतीश कुमार रेड्डी के अगर वो 100 रन नहीं आए होते तो टीम इंडिया को फॉलो ऑन पड़ता और इंडिया एक पारी से हारता है टेस्ट मैच। अभी तो सिर्फ 184 रन से हारा, वहाँ एक पारी की हार हो सकती थी। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो जो कि डिस्कस करनी बनती है। उसके बाद बात करेंगे मिचेल मार्श की, जिनको शायद इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। जंजाल रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क एंड ब्यू वेबस्टर दिखेंगे आपको इन दी स्क्वाड। ब्यू वेबस्टर अभी बीबीएल खेल रहे हैं, तो हो सकता है आज के बाद, मतलब नए साल पे 1 जनवरी से वो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में जुड़ जाएंगे और बीबीएल के सारे मैचेस मिस करेंगे आने वाले। यहाँ पे अभी इस पे पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ, बट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तनुष कोटियान, हाँ मैं इनका आपको अभी बता देता हूँ, बहुत ही तगड़ा अपडेट है जो कि आपको यहाँ भी दिख जाएगा। टीम इंडिया एक और बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, और रोहित शर्मा पे अगर ये चल गया तो उनकी तारीफ हो जाएगी, बट नहीं चला तो फिर से बहुत सवालिया निशान आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वापस से जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों को टीम इंडिया बाहर बैठाने वाली है। ये बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक ही स्पिनर खेलने वाला है, जो कि तनुष कोटियान होने वाले हैं, जो कि बैटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। दो चेंज करेगी टीम इंडिया, दोनों स्पिनर निकालेगी, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। उनकी जगह पे आएंगे तनुष कोटियान, और जो दूसरे स्पिनर हैं उनके जगह पे गिल वापस आने वाले हैं प्लेइंग 11 में। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी के पास ये अपडेट नहीं गया होगा, सबसे पहले सबसे सटीक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, तो ये मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। क्योंकि हर चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्ट मैच में नहीं पता चलती है, तो मेरे पास जितने भी रेफरेंसेज हैं मैं उनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। दो चेंजेस होने वाले हैं, गिल खेलेंगे प्लेइंग 11 में, और साथ ही साथ तनुष कोटियान आने वाले प्लेइंग 11 में। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग कॉम्बिनेशन की, तो यार ये मैं भी खुद चाहता हूँ भाई,
बुमराह डिजर्व नहीं करते इंडिया टीम, क्योंकि बुमराह अकेले एफर्ट्स ले रही है। कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है। अगर आपको याद हो 2016 17 18 का टाइम, जब सिर्फ विराट कोहली रन बनाते थे पूरी टीम फ्लॉप रहती थी, वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो हम ये विराट के लिए भी बोलते थे कि भाई टीम इंडिया विराट को डिजर्व नहीं करती, क्योंकि अकेले 100 बना रहे हैं, बाकी पूरी टीम फ्लॉप हो जाती थी। तो होता है ना कभी कभी, पूरे 10 प्लेयरों को एक प्लेयर लेके चल रहा है, 11वां प्लेयर, और वो पूरी टीम बना रहा है, वही मैच जिता रहा है। तो वही यहाँ पे बुमराह के साथ हो रहा है। अगर वो अकेले एफर्ट ले रहे हैं और टीम इंडिया 2-1 से अभी आगे होती, तो हम सब खुश होते कि भाई पूरी टीम के थोड़े बहुत एफर्ट्स और बुमराह के एफर्ट्स, तो हमने बहुत तगड़ी सीरीज में लीड ले ली है। बट अभी हो क्या रहा है, एक ही प्लेयर एफर्ट्स मार रहा है और उसके एफर्ट की वजह से टीम 2-1 से पीछे है, क्योंकि बाकी किसी ने एफर्ट नहीं लिए। तो आप दोनों तरफ से अगर सोचो तो ये चीज़ खराबी हो जाती है। तो यहाँ पे बुमराह का ही मेरे को कमेंट बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं भी अगर इस हाल में टीम है ना, तो चाहता हूँ बुमराह को रेस्ट दे दूँ। बट डब्ल्यू का सब सोच रहे हैं, सबको परफॉर्मेंस चाहिए, बुमराह खुद चाहते हैं रिप्रेजेंट करना, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे लग रहा है बुमराह खेलेंगे, बुमराह बाहर नहीं बैठने वाले। बट एक चीज़ ज़रूर, जो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत मुझे अच्छा नज़र आया, वो चला गया, मैं कमेंट एक बार स्क्रॉल करता हूँ ऊपर। करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। हो सकता है कि सिराज ना खेले। ये एक बहुत अच्छा सवाल आया था कि क्या सिराज प्लेइंग 11 में रहेंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स का हो, वो ये नहीं करेगा कि हाफ हार्टेड खेले कोई मैच। एज अ क्रिकेटर हम भी जब क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेट खेलना चाहते थे, पूरी जान लगा देते थे ग्राउंड में। यार हम लोग तो मिट्टी वाला ग्राउंड हो, घास वाला ग्राउंड हो, थोड़ा पथरीला ग्राउंड हो, हम तब भी डाइव मार देते थे। गया भाड़ में भाई, चौका रुकना चाहिए, कैच पकड़ना ही चाहिए। तो ये एफर्ट आप इंटरनेशनल लेवल पे भी रखते हो कि भाई मेरे को अपना 110% देना है, बाकी रिजल्ट आना वो मेरे फेवर में नहीं है, मैं अपना 100% दूंगा। तो वो सिराज का भी है, हर बॉल पे वो उतनी जान लगाते हैं। आकाशदीप सिंह भी जान लगाते हैं। विकेट नहीं मिलता, विकेट कॉलम उनका खाली रहता है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो कितनी बार आउटसाइड एज मिस होता है आकाशदीप सिंह और सिराज की बॉलिंग पे। तो उन सब चीज़ों पे भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि आओ और विकेट ले जाओ। वो बुमराह एक अलग ही क्लास के बॉलर है, क्योंकि उन्हें पहली बॉल से पता है मुझे क्या बॉल डालनी है, और उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि वही बॉल पड़ती भी है, और वो जो प्लान करते हैं उसी के मुताबिक बैट्समैन शॉट भी खेल लेता है और विकेट मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ें प्ले में आनी चाहिए। बस ये नहीं होगा कि आपको अपना टप्पा पता है, आपने बॉल डाल दिया और आपको विकेट मिल गया। आपने जो सोचा है वो बॉल तो आपने डाल दी, बट बैट्समैन अगर वो शॉट नहीं खेला तो वो बॉल तो मिस ही हो जाएगी, या फिर चौका चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, अच्छी बॉल पे ही चौके लगते हैं, खराब बॉल पे भी चौके लगते हैं। तो हर चीज़ होती है। तो हर चीज़ सोच के चलो। हर प्लेयर अपना 110% देता है प्लेइंग 11 डिसाइड होने के बाद और मैच में उतरने से पहले। आपको भले ही वो हल्के माहौल में दिखते हैं प्रैक्टिस सेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यूज़ में, मैच खत्म होने के बाद, बट वो 110% फोकस्ड होते हैं जब वो ग्राउंड पे उतरते हैं। तो ऐसे कमेंट्स करो ठीक है, बट एज अ प्लेयर सोच के देखो। जिन जिन ने स्पोर्ट्स खेला उनको सबको ये आइडिया है कि भाई जब खराब टाइम आता है ना, तो आप खुद नहीं सोच पाते कहाँ जाऊँ, क्या करूँ और किससे बात करूँ। अच्छे टाइम पे सब वाहवाही करते हैं, बट एक गलती करके देखो, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है। तो इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ टॉप कमेंट्स थे जो कि अभी तक स्क्वाड के बारे में आ रहे थे। व्यू वेबस्टर की जगह बन सकती है प्लेइंग 11 में, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे अगर आप मैं प्लेइंग 11 पे ही डिस्कशन कर ही लेते फिर वो कवर हो जाएगा पॉइंट। तो सैम कॉन्स्टांस और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करने वाले हैं, मानस लाबुशेन एट नंबर 3, स्टीव स्मिथ एट नंबर 4, मिचेल मार्च की जगह पे आपको व्यू वेबस्टर नजर आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि मिचेल मार्च एक 47 की इनिंग के अलावा उन्हें ज़्यादा रन नहीं बनाए। तो यहाँ पे व्यू वेबस्टर प्लेइंग 11 में होंगे। उसके बाद एलेक्स कैरी खेलेंगे, पैट कमिंस डेफिनेटली खेलेंगे, देन नेथन लायन, मिचेल स्टार्क एंड स्कॉट बॉलैंड। मिचेल स्टार्क पे अभी स्टार मार्क लगाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने, ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि स्टार्क डालना चाहते हैं बॉल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को पुश करना चाहते हैं, बट आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। सेम गोज विथ, अगर आप जितने भी जिम एंथुजियास्ट है आप जानते होंगे, चाहे आप 20 का सेट मार रहे हो, 20 kg का, 15 का, 10 का, 25 का, 30 का, तो आप अगर बाइसेप कर्ल मार रहे हो, तो आपके दिमाग में है कि आपको 15 सेट मारना है, 15 रेपिटेशंस मारने हैं। तो 12 के बाद आपका दिमाग चाहता है कि 15 हो जाए, बट आपकी बॉडी जवाब देती है 13, 14, 15वां मारने पे। तो वैसे ही होता है बॉलिंग में भी। आप चाहते हो मैं दूसरे स्पेल में 5 ओवर डाल जाऊं, बट बॉडी पुश करती है चौथे तक और 5वें तक एकदम धराशायी हो जाती है। तो वो हो रहा है मिचेल स्टार्क के साथ पे, जहाँ पे वो चाहते हैं बॉलिंग ज़्यादा करना, पैट कमिंस भी चाहते हैं उनसे बॉलिंग करवाना, बट एक होता है ना बॉडी उतनी इफेक्टिव चलती नहीं है, तो एक तरीके से वो वेस्ट हो जाता है कि आपने एक ओवर डाल तो दिया, बट उतनी एफिशिएंसी से और एक्यूरेसी से नहीं डाला, इससे अच्छा तो आप वो ओवर डालते ही नहीं। तो ये बात हो रही है मिचेल स्टार्क के साथ, तो इसीलिए उनके पे चांस कम लग रहा है मुझे प्लेइंग 11 में आने का। बट अगर वो गए तो ये बॉलिंग लाइनअप हल्का नजर आएगा, और जायल रिचर्डसन ऐड हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है मुझे, तो ये मैंने शेयर किया, बट इसके चांसेस बहुत कम है। तो इसको एकदम सीरियसली मत ले लेना कि स्टार्क भारी है, अभी भी 2 से 3 दिन का टाइम है, और ये भी 5 बजे का मैच है, तो वो एक और सिरदर्द है इंडियंस के लिए कि फिर हमें 5 बजे उठ के देखना पड़ेगा ये फिफ्थ टेस्ट मैच। तो प्लेइंग 11 तो उसी दिन कंफर्म होगी ऑस्ट्रेलिया से, बट मेजर चेंजेस यही है, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया
कि स्टार की जगह पे डिस्कशन चल रहा है कि अगर वो फिट नहीं है तो जायल रिचर्डसन का, और दूसरा मिचेल मार्श की जगह पे ब्यू वेबस्टर का, जो कि सेम हाइट के हैं बट उनके पास बहुत अच्छी एक्यूरेसी है बॉलिंग में, तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर एक तरीके से, और मिचेल मार्श बैटिंग ऑलराउंडर है। तो ये मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट एट द एंड वहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में बदलाव होने वाले हैं। तो ये मुझे क्वेश्चन दिख रहा था मिचेल मार्च का, तो मैंने वो भी कवर कर दिया आप सभी के लिए। अब बात करते हैं टीम इंडिया की। पहले सवाल का जवाब अभी दे दूं, बहुत सारे सवाल आए हैं इस कमेंट सेक्शन में। तो ये पहला सवाल करेक्ट है, रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं भाई। अब फिर से वो गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप कोई गलती कर रहे हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल दो, वहीं का वहीं टॉपिक खत्म हो जाता है। बट अगर आप गलती कर रहे हो, गलती के ऊपर गलती कर रहे हो, तो उस गलती को सुधारते सुधारते और गलतियाँ होती रहती है। तो अगर आपको गलती सुधारनी है, उसका तरीका वही है कि जो आपने अप्लाई की है चीज़, उस पर आप बने रहो और उसको अच्छा और करेक्ट प्रूव करके दिखाओ। तो वो अब मैनेजमेंट करने वाली है। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं गौतम गंभीर पे, मैं इसका जवाब दे दे के तंग हो चुका हूँ, बट मैं आपको ये फिर से बोलूँगा। हम सब अभी ऐसे जनरेशन पे, ऐसे एज ग्रुप पे है ना, कि हम लोग दूसरे पे सवाल बहुत जल्दी उठा लेते हैं। अभी भी मैं, चलो आपको सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ। जितने भी मेरे चैट में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी अभी स्कूल में हैं, मान लो स्कूल के हिसाब से बताता हूँ। आपको टीचर पढ़ाता है, पास होना फेल होना वो आपके हाथ में है, पढ़ाई करना आपके हाथ में है, एग्ज़ाम में लिखना आपके हाथ में है। टीचर आके आपका आंसर्स नहीं लिखेगा। तो ये सबसे इजी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ स्कूल के लेवल पे। पास होना आपके हाथ में, अगर आप करेक्ट आंसर लिखोगे, करेक्ट नंबर मिलेंगे और आप पास हो जाओगे। अब मैं कॉलेज के वालों के फ्रेंड्स के लिए आता हूँ। कॉलेज में भी ऐसा होता है। कॉलेज में हमें पता ही है कितनी पढ़ाई होती है, आपको खुद से बुक्स खोल के पढ़ने होते हैं, लाइन बाय लाइन, बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, समझने का ट्राई करना पड़ता है कंसेप्ट, और खुद से एग्जाम देके पास होना पड़ता है। कोई आके हमारा पेपर नहीं लिखता, और हमें अपने दम पे पास होना होता है। तो जितनी भी गाइडेंस है वो हमें ग्राउंड के बाहर मिलती है, ग्राउंड के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता, वही ग्राउंड पे होता है। वही हमारी स्टडी मटेरियल्स में भी होता है कि बुक हमारे पास सिर्फ एग्जाम से बाहर तक है। आप बुक को तो नहीं बोल सकते कि भाई बुक की वजह से मैं फेल हो गया, कभी नहीं। ना कोच में भी ऐसा होता है, ना ट्यूशन टीचर पे ऐसा होता है। तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया। सेम गोज विथ योर जॉब। अगर जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, आपका प्रमोशन, आपका अगर या अप्रेजल, ये सब होता है, ये सब भी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। इसमें थोड़ा सा स्टार स्टार लगा लो। होता है कभी कभी मैनेजमेंट का भी, वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब छोड़ दो। बट मैक्सिमम चीज़ अगर आप देखो तो वो होता है आपके परफॉर्मेंस पे। अगर आपको एक लेवल अप जाना है तो आपको वो स्किल शो करनी पड़ेगी। सेम गोज इट क्रिकेटर्स। अगर आपको शो करना है कि आप ऑलराउंडर है, तो आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बैटिंग कर रहे हो, पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको बॉलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। आपको बॉल मांगनी पड़ेगी कि भाई मुझे बॉल दो, मैं डाल सकता हूँ 2 से 4 ओवर एकदम इफेक्टिवली। तब आप मुझे बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर बैटिंग ऑलराउंडर बोल सकते हो। तो वही होता है, ग्राउंड के बाहर मेहनत करेंगे कोचेस आपके साथ, ना कि ग्राउंड के अंदर। तो गौतम गंभीर को बोलना अभी भी गलत हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 3 दिन, अभी मान लो यहाँ से 30 तारीख को टेस्ट मैच खत्म हुआ, 31, 1, 2, इन 3 दिन के लिए गंभीर रहेंगे उनके साथ फुल टाइम पे, और डिस्कशन करेंगे, प्लेइंग 11, ये सब सब डिस्कस होगी। बट जैसे ही 3 तारीख आएगी, 3 तारीख में 7 घंटे जो ग्राउंड क्रिकेट होगा उसमें गंभीर नहीं होंगे। तो उस टाइम के बीच में जितने भी डिसीजन होंगे वो कैप्टन और टीम के होंगे। तो गंभीर को यहाँ पे ऐड करना बहुत मुश्किल है। और उन पे सवाल उठाने से ज़्यादा मैं बोलूँगा आप रोहित पे उठा सकते हो, क्योंकि ग्राउंड पे डिसीजन उनके हैं। और मैं ये वापस से बोल रहा हूँ, हमने जो पहला टेस्ट मैच जीता था वो जीता था बुमराह की कैप्टनसी पे। ये मत भूलिएगा, जहाँ पे रोहित शर्मा नहीं थे, विराट ने उनकी हेल्प की थी। तो वो भी एक अलग डायरेक्शन देता है कि इंडिया वहाँ पे एग्रेसिव था और पॉजिटिव क्रिकेट खेल के गया। सेकंड टेस्ट मैच में हम पीछे लगे हुए थे, वो रोहित ने भी बोला हम नीचे थे, हम पीछे लगे हुए थे, बट फिर भी हमने वहाँ से मैच कवर किया। मैच कवर करना इज़ नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन। आपको फाइटिंग स्पिरिट दिखानी पड़ेगी, जो कि ना हमें एडिलेड में दिखी, ना ब्रिस्बेन में दिखी, और यहाँ पे मेलबर्न आते आते तो मेरे को लग रहा था यार 340 हमें चेस करने जाना चाहिए था, हम क्यों डिफेंसिव हो गए। 40-40 बॉल खेल के 5 रन बनाओगे, तो ये ज़्यादा ही डिफेंसिव हो गया अप्रोच। क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते, 40 बॉल में कुछ नहीं तो 15-18 रन बनाते, 5 और 18 रन में बहुत फ़र्क होता है। तो आप रन बनाते चलते, तो जहाँ पे आप 150 के अंदर ऑल आउट हुए, वो 200 तक जाते। और जब रन कम बचते, 140 बचते रन, 5-6 विकेट गिरे होते ना, ऑस्ट्रेलिया की फील्ड अपने आप स्प्रेड आउट हो जाती, जो कि हमने गलती की थी नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड के लिए। इतनी फील्ड खोल के रख दी थी, जैसे कि पता नहीं स्टीव स्मिथ 99 पे खेल रहे हैं और 80 पे खेल रहे हैं मानस लाबुशेन। ऐसी फील्ड सेट कर दी थी, और ये गलती हमने फिर की थी। ट्रेविस हेड भी जब टिक जाते हैं हम पूरी फील्ड खोल देते हैं, हमने स्कॉट बॉलैंड और नेथन लायन के लिए फील्ड खोल दी। तो ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कप्तानी थी। यहाँ पे आप गंभीर को टारगेट ना करो, करना है तो पूरी टीम को कंप्लेन कर दो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पे नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप कैप्टन को भी पूरी तरीके से 100% ब्लेम करोगे तो वो भी सही नहीं है। अगर मान लो मैं आपको बॉलिंग दे रहा हूँ करने को, और मैंने आपको ये फील्ड दी हुई है, और बोला कि भाई ऑफ स्टंप के ऊपर से बाहर ज़्यादा इधर उधर बॉल नहीं डालनी, बट आपने 4 में से 2 बॉल खराब डाल दी, और उन 2 बॉल की वजह से आप प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए, और आपके बाद जो बॉलर डालने वाला है वो अपने प्लान चेंज करेगा। क्योंकि कभी कभी होता है 4th या 5th बॉल पे आप सोचते हो
कि मैं इसको सिंगल दे देता हूँ, क्योंकि अगले ओवर में जो बंदा दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा है वो इस पर अटैक करेगा। तो अगर वो नहीं हो पाता है तो वो भी अनसक्सेसफुल अप्रोच है कि एज अ बॉलर मैं फेल हुआ तो अब वो दिखेगा कि कैप्टन फेल हुआ। तो टीम स्पोर्ट्स में फेल होती है तो पूरी टीम फेल होती है, सक्सेस मिलती है तो पूरी टीम को मिलती है। तो एक इंडिविजुअल पे हाथ उठाना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मानता हूँ प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा गलती हुई है, बट उसमें भी सबकी गलती मानो। प्लेइंग 11 में सबकी गलती है, बट ग्राउंड में जो हुआ है वो सबकी गलती है। इंडिविजुअली आप हाथ नहीं उठा सकते। और बहुत सारे सवाल रिटायरमेंट पे भी आ रहे हैं। तो अभी देखो, मैं बोल रहा हूँ एज एन इंडियन हम लोग बहुत जल्दी सवाल उठा देते हैं रिटायरमेंट का। मैं भी देख रहा हूँ विराट शुड रिटायर, रोहित शुड रिटायर, न्यू जनरेशन को आने दो, जेनजी को आने दो, ये सब चैट में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सब सुनने में अच्छा लगता है जब आईपीएल चल रहा हो, T20 फॉर्मेट हो या फिर वनडे फॉर्मेट तक। बट टेस्ट में भाई जेनजी नहीं चलेंगे अभी के टाइम पे। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जायसवाल एक वन ऑफ द इफेक्टिव प्लेयर है जो कि तीनों मोड खेल सकते हैं। बाकी अगर आप पूरी क्रिकेट उठा लो, अभी तीनों फॉर्मेट अच्छा खेलने वाला मुझे बता दो, 11 प्लेयर अच्छे से बता दो जो कि पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं किसी और को। नाम पिक करना बहुत इजी है, बट तीनों फॉर्मेट खेलना बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी आपने जो विराट और रोहित को इतना इजीली बोल रहे हैं, उनने तीनों फॉर्मेट में इफेक्टिव खेल के दिखाया है। सिर्फ टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, वनडे खिला लो, टेस्ट खिला लो, T20 खिला लो। तो वो जब 20 से 35 साल की उम्र तक उनने जो किया है वो तीनों फॉर्मेट में किया है। अभी हम सिर्फ एक फॉर्मेट के बेसिस पे उंगली उठा दें कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बोलना बहुत आसान होता है भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट इतनी जल्दी नहीं आता है। और साथ ही साथ रिटायरमेंट के टाइम पे बीसीसीआई को भी सोचना है कि इनके रिप्लेसमेंट कौन है। अचानक से 2 नंबर खाली होंगे तो आप पिछले प्लेइंग 11 से देखोगे तो आप चलो गिल को ले आओगे प्लेइंग 11 में, बट एक और किसको लाओगे? सरफराज, ध्रुव जुरैल। तो आप तो अभी ऐसे फेज में हो कि आप चाहते हो कि कोई रन बनाने वाला प्लेयर आए, फिर आप उस जोन में चले जाओगे, यार इस लड़के को तो अभी एक ही मौका मिला है, उसको और मौके मिलने चाहिए। मौके देते देते आप सीरीज हारने लगोगे, तो वो भी चीज़ संभालनी होती है। तो रिटायरमेंट आएगा, बट कब आएगा वो अभी भी गारंटी नहीं है। और मैं सवाल भी देख रहा हूँ, रिटायरमेंट पे ही सबसे ज़्यादा सवाल है। एज ए इंडियन भाई सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब रिटायर होंगे ना, हमें ख़राब लगेगा यार, हमने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया। ये सेम हुआ था कब? जब विराट कोहली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था उनकी कैप्टनसी पे, जब एक भी उनने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती थी। बट जब उनने ट्वीट करके रिटायरमेंट लिया था तो हम सब दुखी हो गए थे। तो पहले हम प्लेयर पे इतना प्रेशर डालते हैं और फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि यार हमने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया। तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो अचानक से ये दोनों जाएंगे ना, वो भी हमें पसंद नहीं आएगा, बट ख़राब खेलेंगे तो हम इन पर ट्रोल करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा अप्रोच चेंज करना चाहिए, माइंडसेट थोड़ा बदलो। क्योंकि मैं आपको वही बात बोलूँगा, जो ये क्रिकेटर करते हैं उनका 1% आप अपने लाइफ में करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट जॉब है। और आपको लगता है इसने डाइव नहीं मारी, इसने ये नहीं किया, आप डाइव मार के कहीं भी देखो, अभी जो हमारे पास जो फैसिलिटी है उसके हिसाब से इंजरी ना हो तो नाम बदल देना। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर में होती है। बस प्लेयर परफॉर्मेंस को सेच के हम इतना करेंगे तो हम अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं। टीम इंडिया को पता है क्या करना है, उनको भी समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ गलती है, उस पर सब काम करना चाहते हैं। बट अगर वो अप्लाई नहीं होती, तब मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को तो डिसीजन लेने पड़ेंगे। बट उनने जो अर्न किया है उसके लिए हमें उन पे डिसीजन छोड़ देना चाहिए कि वो कब रिटायरमेंट लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों 15 के स्क्वाड में हैं बट हम उनको प्लेइंग 11 में नहीं रखेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर कर देंगे ना। उनकी लेगेसी है भाई, उनने वो रिस्पेक्ट अर्न की है, तो अपने रिस्पेक्ट से ही वो छोड़ के जाएंगे क्रिकेट। ये बात भी पक्की है और इसको मान के चलेंगे। तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। खुश रहो यार, नया साल आने वाला है, नए साल में हम भी नई ऊंचाइयां छुएंगे और टीम इंडिया भी नई ऊंचाइयां छुएंगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11। यहाँ पे आपको जायसवाल दिखेंगे, रोहित शर्मा दिखेंगे, देन KL राहुल वापसी करेंगे एट नंबर 3। तो यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग बहुत सारे सवाल एक बार में कवर कर लिए। तो आपको कोई नए सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं देखता जा रहा हूँ कमेंट सेक्शन। फिर विराट कोहली एट नंबर 4 और 5, एंड गिल के बाद हो गई थी। देन पंत दिखेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी दिखेंगे, और सरप्राइज यहाँ पे है जहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तनुष कोटियान दिखेंगे प्लेइंग 11 में, जहाँ पे आपको ना वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे ना रविंद्र जाडेजा दिखेंगे। देन आकाशदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। यहाँ पे एक और फैक्टर है, अगर सिराज पूरी तरीके से फिट नहीं है और टीम इंडिया कुछ अलग ट्राई करना चाहती है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद एक प्लेयर, मतलब एक टीम है जो किसी बॉलर से कंफर्टेबल हो जाती है। तो आपको ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इससे अच्छा मैं अपना दूसरा बॉलर ट्राई कर लेता हूँ। तो उसी के बेसिस में मेरे हिसाब से हो सकता है, एक लंबा बॉलर चाहिए तो प्रसिद्ध कृष्णा एक ऑप्शन है, पेस वाला बॉलर चाहिए तो हर्षित राणा अभी भी ऑप्शन है। तो उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट कर सकती है जो कि टैक्टिकल हो सकता है। मैं इंजरी के बेसिस पे, ड्रॉप करने के बेसिस से नहीं बोल रहा हूँ, टैक्टिकल बेसिस पे बोल रहा हूँ। क्योंकि ये भी मत भूलो, हर्षित राणा ने पहले टेस्ट मैच में बहुत तंग किया था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, क्योंकि पहली बार खेला था उनने। और फर्स्ट टेस्ट के बाद हमने उनको लगातार 3 टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए। तो ऑस्ट्रेलिया को झटका लगेगा जब वापस से हर्षित राणा एक्शन में दिखेंगे। और क्योंकि हर्षित के पास का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ना, कि वो भी दोनों तरफ से बॉलिंग डालते हैं, अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट, दोनों बॉलिंग उनकी बहुत तगड़ी है और उनको पता है उनका गेम प्लान। तो गेम प्लान तो सबको पता है, बट मैं चाहता हूँ हर्षित राणा को वापस लाओ जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट लाएंगे प्लेइंग 11 में। और एक और पॉइंट ऐड होता है,
बैटिंग में आपको डेप्थ चाहिए ना, तो ऐसा रख लो, क्योंकि आकाशदीप ने जैसे हमें ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ कर फॉलो ऑन बचा के दिया था, तो वैसे ही हर्षित राणा भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बॉटम जो अपनी टेल है वहाँ पे कुछ करने को मिलेगा। तो एक वो बदलाव टीम इंडिया टैक्टिकल कर सकती है। अगर मैं एज अ हेड कोच, एज अ कैप्टन बात करूँ, तो मैं हर्षित राणा को खिला दूंगा ये मैच इन प्लेस ऑफ सिराज। ये मेरा स्ट्रेट अवे रहेगा और सीधा स्टेटमेंट, ये ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, आपको ब्रेक मिल रहा है और हम गेम प्लान बदल रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है परफॉर्मेंस से। ये क्लियर कर दूंगा कि भाई आप अच्छा खेल रहे हो, बट हमें ऑस्ट्रेलिया टीम को सरप्राइज करना है और ये टैक्टिकल चेंज है जहाँ पे हम पूरी जान लगाने वाले मैच जीतने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है जो प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, वो भी समझेगा ये बात, बट मैसेज क्लियर होना चाहिए कि क्यों ड्रॉप किया जा रहा है। और ड्रॉप नहीं बोलूंगा, जस्ट टैक्टिकल मूव बोलूंगा, ये कर सकती है टीम इंडिया। बात कर लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। तो सिडनी की सबसे बड़ी अपडेट जो मेरे पास आ रही है यहाँ पे आ रही है, लोग मेरे को समझ ही नहीं आता ऑस्ट्रेलिया का, जिससे आप लोग भी एग्री करोगे कि इंडिया में जब आईपीएल होता है तो सारे लीग क्रिकेट बंद हो जाते हैं, सिर्फ आईपीएल होता है, कोई इंटरनेशनल टूर नहीं होता, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती। बट यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ये बीबीएल करवा रहे हैं, बीजीटी चल रहा है, आधे प्लेयर आ रहे हैं आधे प्लेयर जा रहे हैं, और जो बीबीएल के भी कुछ इंग्लैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, वो 2 मैच खेल के चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें ख़राब चल रही है। और दूसरी चीज़, सिडनी का टेस्ट मैच 3 तारीख को होना था, बट फिर भी यहाँ पे 28 तारीख का बीबीएल का मैच करवाया गया है। तो आप वो सोचिए, 28 को यहाँ पे बीबीएल का मैच हुआ है और 3 तारीख को टेस्ट मैच है, तो इतने क्लोज डेट्स में यहाँ पे क्यों मैचेस करवाए जा रहे हैं बीबीएल के, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। और बीबीएल का एक शो ग्राउंड का भी वेन्यू है, तो मतलब सिडनी की जो 2 टीम्स है, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स, 2 टीम है, 2 वेन्यू इन दोनों को एक एक दे दिए गए हैं, जहाँ पे सिडनी का ये एससीजी है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और दूसरा सिडनी शो ग्राउंड है, वो अलग जगह है बट सिडनी में ही है। तो ये दोनों टीम्स के लिए 2 अलग ग्राउंड है। बट जिसकी जो होम टीम है, जैसे सिडनी सिक्सर्स की, सिडनी का ये एससीजी है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस भी करके गई है, एक वार्म अप मैच भी खेल के गई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो इस पिच को है ये पूरी तरीके से अ, बचा के क्यों नहीं रख रहे टेस्ट मैच से पहले, क्यों मैचेस करने दे रहे हो, भले ही उस एग्जैक्ट पिच पे मैच ना हो, बट प्लेयर उसके आगे पीछे भागते हैं, तो वो यूज्ड पिच हो जाती है। प्लस सिडनी में भी वही मेलबर्न वाली चीज़ हो गई है, यहाँ पे इंडिया को फिर से ख़राब पिच मिलने वाली है प्रैक्टिस के लिए, फिर से बवाल उठने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फिर से यूज्ड ट्रैक दिया है प्रैक्टिस के लिए, जो कि फिर से वही मतलब मेंटल गेम खेलना और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया फिर से कर रहा है, फिर से इंडिया को ख़राब पिच दे दी। तो अगर आपको मेलबर्न याद हो, इंडिया को कितनी ख़राब पिच दी थी, इंडिया ने टूटी पिच पे बैटिंग की थी। तो टूटी पिच का अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने ग्राउंड पे मतलब मिट्टी वाले ग्राउंड पे कभी भी मैच खेला है, तो अगर आप देखो, कभी भी हमारी भी पिच टूटती थी, हम क्या करते थे, ऊपर से मिट्टी लाते थे, पानी डालते थे, दबा देते थे और जितना हो सके उतना रोल करते थे। सेम पिच पे होता है, जो हार्ड पिच है उनके बीच में अगर क्रैक आता है, तो उसमें सॉफ्ट मिट्टी डाली जाती है, थोड़ी सी घास, थोड़े से कंकड़ के पत्थर होते हैं, और वो डाल के पानी डाला जाता है और इतना रोल किया जाता है कि वो कंबाइन कर दे, बाइंडिंग हो जाए उन सारी पिच पे। तो टीम इंडिया ने उस पिच पे बैटिंग की थी, उससे होता क्या है, जितनी दूर पैच वो था उतनी दूर बॉल रुक के आएगी, और जब पिच जितनी टूटती है उतना बाउंस कम होता है। तो इंडिया ने लो बाउंस पे खेला, और इंडिया ने जो मेलबर्न टेस्ट खेला वहाँ बाउंस से कितने विकेट मिले आप खुद ही देख सकते हो। विराट कोहली की भी बॉल जो एज लगी थी फिफ्थ स्टंप की, वो भी बैट के जस्ट शोल्डर के पास से गई। फिर केएल राहुल भी ऊपर आउट हुए थे। तो मोस्टली जितने भी आउट हुए, डिसमिसल हुए, वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से हुए। और इंडिया को जितने भी एलबीडब्ल्यू और डीआरएस मिस हुए, आप उनमें भी देख सकते हैं कि इंडिया ने डीआरएस लिया एलबीडब्ल्यू का, बट सब मिसिंग विकेट हो गया। तो ये भी एक चर्चे का विषय है कि फिर से सिडनी में हमें यूज पिच मिलने वाली है। बट अगर मैं इस पिच की बात करूँ, तो यहाँ पे सीम होने वाला है, पेस अच्छा होने वाला है, बाउंस अच्छा होने वाला है, और बैटिंग तो यहाँ पे थी यार, बैटिंग यहाँ भी बहुत है। मेलबर्न में जैसे हमने देखा था, कितने रन बने थे, 474 पहली इनिंग में। इंडिया ने भी लगभग 400 मान लो, 368 बनाए थे। तो इंडिया ने भी अच्छी खासी बैटिंग की थी। तो ऐसा नहीं कि रन नहीं है, तो सिडनी में भी रन है, ग्राउंड यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी 3-3 रन भागने पड़ेंगे। बट बात आती है टॉस जीत के बैटिंग करने पे, क्योंकि अगर इंडिया को भी अगर आप देखो, मेलबर्न टेस्ट में अगर बाई चांस इंडिया की पहली बैटिंग आती, 368 अगर इंडिया बनाती, तो वहाँ से मैच बन जाता। बट ऑस्ट्रेलिया ने 474 बना दिए, तो हम ऑलरेडी पीछे हो गए थे। तो विजिटिंग टीम हमेशा बैटिंग फर्स्ट करे, और ऐसे पिच पे बैटिंग फर्स्ट करे तो मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये था पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट का आधा पॉइंट। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एवरेज स्कोर देखो, एवरेज स्कोर 420 का है, तो आप सोचो 460 480 तो नॉर्मल है यहाँ पे। सेकंड इनिंग का 360, थर्ड इनिंग का 270, तीसरे पारी में 220। तो सेम मेलबर्न वाली स्ट्रैटेजी रहेगी, टॉस जीतो बैटिंग करो, पहली और थर्ड इनिंग में बैटिंग करो, चौथी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहाँ पे भी अगर मैं बता दूँ, बाई बाई चांस ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करेगा, फिर भी बन गए 500 रन, और इंडिया फॉलो ऑन नहीं बचा पाया, तो ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन दिया, इंडिया ने लीड ले ली और चौथी बैटिंग करने आना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, तो वो धराशायी हो जाएगी, जिस हिसाब से इंडिया
के पास बॉलर्स हैं, बुमराह रहेंगे, सिराज अगर खेले तो वो रहेंगे, देन आकाशदीप है, और स्पिनर में जडेजा खेले तो वो, वरना तनुष कोटियान को पहली बार खेलेंगे तो वो इफेक्टिव हो जाएंगे। तो चौथी बैटिंग कोई नहीं करना चाहता, फॉलो ऑन तो नहीं हो रहा, उसको तो पिक्चर और दिमाग से दूरी कर लीजिए। तो ये हो गई बात सिडनी की। टॉस जीतो बैटिंग करो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फास्ट आउटफील्ड ज़रूर है, बट इतना बड़ा मैदान है कि 3 से 4 रन आराम से भागने पड़ेंगे। यहाँ पे ईजी रन नहीं मिलेंगे, हर बॉलर को इफेक्टिव बॉल डालनी पड़ेगी और हर फील्डर को लास्ट तक बॉल चेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप खेल गए 120 ओवर, दिमाग में रखो 100 के ऊपर ओवर बैटिंग करनी है, 100 ओवर खेल गए तो पर बॉलर लगभग कुछ नहीं तो 20 22 25 ओवर तो हर बॉलर डाल जाएगा। और उतनी थकान बहुत होती है फिफ्थ टेस्ट मैच में जाके, जहाँ पे आप धराशायी करके रन बना सकते हो, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखो 80% टीम वही है जो फर्स्ट टेस्ट मैच में थी, तो प्लेयर थकते हैं, खासकर बॉलर्स। तो आखिरी टेस्ट आने तक उनकी जवाब देने वाली है पूरी बॉडी। तो उनको अगर थकाना है तो ज़्यादा बैटिंग करवाओ और ज़्यादा टाइम ग्राउंड पर रखो, ये अप्रोच तो रखना ही पड़ेगा, जो कि मेंटल टेक्निकल एस्पेक्ट होता है मैच का, जिसके साथ चल सकती है दोनों की दोनों टीम्स। अभी बढ़ते हैं आगे। आप सभी लगता है भूल गए हैं कि क्या कुछ हुआ है पहले के टेस्ट मैचेस में। तो पहले टेस्ट मैच की अगर हम बात करते हुए चलते हैं, तो टीम इंडिया ने जीता था पहला इनॉग्रल टेस्ट, जो कि था बीजीटी का, जहां पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने सिर्फ 150 बनाए थे। हमने सोचा मैच खत्म, पारी खत्म, इंडिया का बीजीटी शुरू होते ही खत्म सब कुछ, बट ऑस्ट्रेलिया को हमने 104 पे ऑल आउट करके अच्छी खासी 46 रन की लीड ली थी। इकलौता ऐसा टेस्ट मैच जहां हमने जाते ही ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे दी थी कि भाई हम लड़ने आए हैं। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में हमने 487 बनाए तगड़े तरीके से, जहां जायसवाल के 161, पहला बीजीटी का दौरा, पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा, 161 जड़े, विराट ने फास्ट 100 मारी और इंडिया ने बनाया 487, जहां 6 विकेट गिरे थे और इंडिया ने डिक्लेयर किया था और पहाड़ जैसा स्कोर 550 का कुछ स्कोर दिया था चेस करने के लिए, जहां ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 238 बना पाई और वहां पे 89 रन ट्रेविस हेड ने बनाए थे और यहीं से हेड ने हमें तंग करना शुरू कर दिया था। इंडिया ने 295 रन से जीता था पहला टेस्ट और 1-0 से लीड ली थी पहले टेस्ट मैच में। और बॉलिंग में अगर बात करूं तो जस्सी भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, एंड देन हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, जिनको हम भूल गए थे, बट मैं चाहता हूं कि हर्षित राणा तो खेलते ही रहने चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेकंड टेस्ट मैच में क्या हुआ था। सेकंड टेस्ट मैच था पिंक बॉल टेस्ट मैच, जहां फिर से लकीली टीम इंडिया टॉस जीता था, 180 बनाए थे। वहां भी अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद हम कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 337, जहां पे हमसे अच्छी खासी लीड ले ली थी उनने, और उस लीड के चक्कर से टीम इंडिया थोड़ा पीछे रह गई थी। टीम इंडिया बना पाई सिर्फ 175 और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 18 रन चेज करने थे, 19 रन बनाए बिना किसी विकेट के। दूसरा टेस्ट मैच जीता 10 विकेट से और सीरीज़ को 1-1 से लेवल कर दिया। ये सीरीज़ की अगर मैं मेन हाईलाइट की बात करूं तो दोनों पारी में नीतीश कुमार रेड्डी ने 40-42 की पारी खेली थी। और अगर बॉलिंग में बात करूं, इंडिया की तरफ से फिर से बुमराह ने लिए थे अच्छे खासे विकेट, एंड सिराज बॉलिंग गजब की कर रहे थे पिंक बॉल के साथ। यहाँ तक हम सब खुश थे कि चलो 1-1 से बराबरी हुई है। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच खेला गया, ब्रिस्बेन टेस्ट मैच, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस और किया बैटिंग, 445 जैसा पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। इंडिया सिर्फ 260 बना पाई, फॉलो ऑन बचाया इंडिया ने। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भाई फॉलो ऑन तो बच गए, बट हम फटाफट से 70-80 रन बनाएंगे और डिक्लेयर करेंगे। वही किया था, 89 रन बना करके डिक्लेयर किया और इंडिया को बोला आइए और आप बना के दिखाइए 300 रन। बट हमें पता था, इतनी बारिश से धुल चुका था टेस्ट मैच और सेशन, कि ये मैच हो ही नहीं सकता था। तो ये टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ 1-1 की लेवल पे। और यहाँ पे अगर मैं मैच विनर्स की बात करूँ तो भाई केएल राहुल दी अनसंग हीरो, हर बार हमें इनने तीनों टेस्ट मैच में बचाया था। यहाँ भी 84 की पारी खेली थी, जडेजा ने 77 बनाए थे, एंड देन डोंट फॉरगेट आकाशदीप सिंह और बुमराह का कॉन्ट्रीब्यूशन, जिनने हमारा फॉलो ऑन बचाया था। और उसके अलावा बात करें किसने रन बनाए थे, तो इनके अलावा ज़्यादा किसी ने रन नहीं बनाए थे। बट बॉलिंग में अगर आप देखो, बुमराह फिर से छाए रहे, एंड आकाशदीप सिंह को ये टेस्ट मैच खिलाया था तो उनने भी 2 विकेट लिए थे। और सिराज एज यूजुअल बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके जा रहे थे अपना। तीसरे टेस्ट तक भी सीरीज़ 1-1 से बराबर थी, बट हमारी किस्मत पलट गई इन दी फोर्थ टेस्ट मैच, जहां फिर से ऑस्ट्रेलिया को लक मिला, फिर से उनने टॉस जीता और फिर से बड़ा स्कोर बनाया 474। पूरे 10 नंबर तक बैटिंग की और 140 बनाकर गए स्टीव स्मिथ, 72 बनाए मानस लाबुशेन ने और 4 विकेट लिए बुमराह ने, 3 विकेट लिए जाडेजा ने। फिर इंडिया ने बैटिंग करते हुए 369 ज़रूर बनाए, बट वहाँ पे हम लीड काफ़ी ज़्यादा खो चुके थे। और साथ ही साथ हमें नीतीश कुमार रेड्डी ने संभाला था 114 रन के साथ। जायसवाल 82 पे गंदा रन आउट हुए थे, वो हम सब भूलना चाहते हैं, वो नहीं हुआ था तो ना विराट आउट हुए थे, ना आकाशदीप सिंह आते, ना पंत को आना पड़ता जल्दी बैटिंग करने, ना जाडेजा को आना पड़ता, और मैच सिचुएशन अलग हो सकती थी। बट जो हो गया सो हो गया, आप कुछ बदल नहीं सकते पीछे जाके। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया को अच्छी खासी लीड मिली, ऑस्ट्रेलिया ने 234 बनाए, जहां पहली गलती इंडिया ने की, नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड को बैटिंग करने दी जम के। 70 रन बनाए मानस लाबुशेन ने, पैट कमिंस ने 41 बनाए, और इंडिया के सामने बहुत बड़ा टोटल था, जो कि मेरे हिसाब से चेज़ ही नहीं हो सकता था। कोई चांस ही नहीं था 360 का टोटल चेज़ हो जाए 90 ओवर में। बहुत दूर दूर तक कोई संपर्क ही नहीं था कि चेज़ होगा, और इंडिया ने पहले ही घुटने टेक दिए थे मेरे हिसाब से। अगर
हम 10 ओवर में 30-40 रन भी बनाते, तो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में रहता कि भाई ये लोग 4 का रन रेट मेंटेन कर रहे हैं, कहीं ये चेज़ ना कर जाए। बट हमने 4 की जगह 2 का रन रेट रखा, तो हम ओवर तो खेल रहे हैं बट हमारे रन नहीं बन रहे। तो उसके कारण क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया को पता था स्कोर तो वहीं का वहीं है भाई, ये लोग ओवर खेल के टाइम पास कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट बॉलिंग डालेंगे। और बैट कमिंस एक्सटेंडेड स्पेल डाल रहे थे, जहां वो 3 या 4 ओवर के स्पेल डालते हैं चौथी बॉलिंग करते हुए, वहीं वो 6-6 ओवर के स्पेल डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है एक अच्छा ओवर आया, एक विकेट गिरा तो हम मैच में आ जाएंगे। वही करते हुए नजर आई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और बस जायसवाल को ये लोग आउट नहीं कर पा रहे थे, जो कि उस पर भी डिसमिसल पे सवाल उठा था कि वो करेक्ट था कि नहीं। 84 उन्होंने बनाए, 30 बनाए पंत ने, दोनों पारी में पंत ऐसे शॉट पे आउट हुए जिस पे सुनील गावस्कर ने बहुत सवाल उठाए। पहले वाला तो मैं मानता हूँ, बट दूसरा वाला तो मुझे शर्म आ रही थी सुनते हुए कमेंट्री में, कि जब वो ओवर शुरू हुआ था, जब ट्रेविस हेड बॉलिंग करने आए थे और मानस लाबुशेन भी बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा था कि पंत नॉन स्ट्राइकर से बोल रहे हैं, पे खड़े हैं, और जायसवाल को बोल रहे हैं आराम से खेल, मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी तरफ से कमेंट आया था कि आराम से खेल, क्योंकि सैम कॉन्स्टास स्लेजिंग पे स्लेजिंग किए जा रहे थे, वहीं खड़े होके शॉर्ट लेग में कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। तो पंत ने नॉन स्ट्राइकर से बोला था जायसवाल को, भाई तू आराम से खेल ले, बट एक ओवर बाद उन्हीं ने रिस्की शॉट खेल के विकेट दे दिया, और वहीं से फिर वो आउट हुए, पंत, जडेजा भी आउट हो गए, नीतीश भी आउट हो गए, और टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ। तो यहाँ पे दो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर मैं रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो उनका पहला जवाब सही है कि जो प्लेयर टिक गया है उसको लंबा खेलना पड़ेगा, और उसमें सब आते हैं। अगर आपने 30-40 बॉल खेल ली है तो जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, ये पॉइंट बहुत क्लियर है। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि कब तक वही रिपीटेड प्लेयर आपको टीम लगा के चला के देंगे। कोई नए हमें मैच विनर चाहिए होंगे, तो मेरे हिसाब से वो 50% बात सही है, बट बाकी प्लेयरों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम स्पोर्ट है। तो टीम इंडिया कुछ नहीं कर पाई, 155 पे ऑल आउट हुई, भले ही हमने 80 ओवर खेले। आप ये देखो, 80 ओवर में सिर्फ 155 रन, तो मतलब आप सोच लो कितने कम रन बने। 80 ओवर में अगर इंडिया नॉर्मल क्रिकेट भी खेलता, 80 ओवर बहुत होते हैं यार, इतने में तो 250 रन तो बनने चाहिए कम से कम। अगर 250 बनते ना, तो ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब होती कि भाई रन चेज ना कर जाए। और हमारे कितने से 184 रन से हम आधे रन भी नहीं बना पाए, और दो एक सब ऑस्ट्रेलिया आगे निकल चुकी है सीरीज़ में। और WTC का सवाल आ रहे थे, तो ये बेस्ट टाइम है WTC का सवाल लेने का। तो WTC मैं तो बोल रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के भूल जाओ, अब फाइनल भूल जाओ, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2-0 कर जाएगा, वो पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट भी हरा देगा, तो वो तो नंबर 1 पे ही रहेगा। और 66 विन परसेंटेज तक ना हम पहुंच पाएंगे ना ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अगर ये टेस्ट मैच जीतता है तो वो 63 तक पहुंचेगा, तो उनके 63 विन परसेंटेज हो जाएंगे। और उनके 2 टेस्ट मैच श्रीलंका में होने वाले हैं, तो अगर श्रीलंका पूरा रैंक टर्नर भी लाता है, तो 63 तक वो पहुंच गए, तो अगर वो आखिरी टेस्ट जीत गए तो कोई बात ही नहीं है, श्रीलंका दौरे की बात ही नहीं करनी। बट अगर इंडिया बाई चांस पांचवा टेस्ट जीतता है, और हमारा विन परसेंटेज 55 से 58 होता है, तो हमारा और ऑस्ट्रेलिया का विन परसेंटेज बहुत करीब हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 61 पे है, हम 58 पे हैं। तो अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं, साउथ अफ्रीका 66 पॉइंट के साथ, परसेंटेज के साथ नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया 61 पे है, और हम 58 पे हैं। तो अगर हम जीते पांचवा टेस्ट, फाइनल टेस्ट, तो हमारा 58 से 61 हो जाएगा। हमारा 61 हुआ तो हम लगभग ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएंगे। पास आने से क्या होगा कि जिसका नेट रन रेट अच्छा हो जाएगा, स्लो ओवर रेट के पॉइंट नहीं कटेंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो वो क्वालिफाई करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, हाँ, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुका है 66 परसेंटेज के साथ, इंडिया 61 पे, ऑस्ट्रेलिया 61 पे। उसके बाद क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए श्रीलंका, जहाँ पे श्रीलंका स्पिन ट्रैक बनाने वाली है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को भी हराया है, साउथ अफ्रीका को भी हराया है, न्यूजीलैंड को भी हराया है, इंडिया को भी बहुत पहले टेस्ट मैच में हराया था, वनडे में 3-0 करके गए थे, 2-0 किया था उनने। तो ये लोग स्पिन ट्रैक बनाने वाले, तो वहाँ पे बाई चांस अगर ऑस्ट्रेलिया 1-0 से सीरीज़ हार जाता है, तो उनके विन परसेंटेज वहीं के वहीं रहेंगे, और थोड़े पॉइंट कट जाते हैं, डेसिमल में कटते हैं, तो इंडिया के चांसेस बढ़ेंगे। बट अगर 2-0 हो गया, श्रीलंका ने इंडिया को फेवर कर दिया, 2-0 से बुरी तरीके से हरा दिया, तो उनके पॉइंट और गिर जाएंगे, तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर सकता है WTC में। और वहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि ऑस्ट्रेलिया पे पेनल्टी लगनी चाहिए। तो पेनल्टी लगनी बहुत मुश्किल होती है, खासकर श्रीलंका और इंडिया में, क्योंकि हम स्पिनर ज़्यादा डलवाते हैं, तो स्पिनर 3 मिनट में एक ओवर डाल जाता है, फास्ट बॉलर कभी 5 या 6 मिनट से ज़्यादा ले लेता है, तो आपका ओवर रेट स्लो होता है, तो आप पे पेनल्टी लगती है। बट श्रीलंका के दौरे पे तो मुझे नहीं लगता कोई भी पेनल्टी लगेगी ऑस्ट्रेलिया पे, भले ही सिडनी टेस्ट में लग सकती है, और अभी हमें मेलबर्न का कंफर्मेशन नहीं आया है कि कोई पेनल्टी लग सकती है कि नहीं, क्योंकि मेलबर्न में भी स्लो बॉलिंग की है, क्योंकि इंडिया पूरी जान लगा के, जहाँ 86.4 ओवर डाले थे हमने पहले दिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, दूसरे दिन कितने डाले थे, कुछ 76 ओवर डाले थे, और उसको कवर करने के लिए आधे घंटे खेल बढ़ाया भी गया, तो भी ऑस्ट्रेलिया कितना डाल के गया, 80 ओवर।
तो 90 की जगह 80 डाल रहे हैं, तो 10 ओवर डेली कट रहे हैं। और स्लो ओवर रेट के चक्कर से ऑस्ट्रेलिया ना फंसी, इसलिए उन्हें ट्रेविस हेड और लाबुशेन को बॉलिंग दी थी। तो वो भी उन्हें टैक्टिकल मूव किया है मैच बचाने के लिए। बट हम होपफुल रह सकते हैं एज एन इंडियन, बट उससे ज़्यादा मैं तो बोल रहा हूँ भूल जाओ WTC। पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया नहीं दिखेगा और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया दिखने वाला है फाइनल में। और मैं खुश हूँ साउथ अफ्रीका के लिए। इंडिया नहीं तो कोई और सही, साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही हमें BGT में नहीं जाने दिया है। तो साउथ अफ्रीका को हम सपोर्ट करेंगे अगर साउथ अफ्रीका पहुंची फाइनल में। बट मैं बोल रहा हूँ सब कुछ गड़बड़ हम ही ने किया है, तो हम क्यों किसी और को ब्लेम करें। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट खेलने आया, वो अच्छा खेलेगा, हरा के जाएगा। बट मेरे को दुख हुआ उस बात का कि हम होम सीरीज़ न्यूजीलैंड से 3-0 हारे थे, जो कि हमें उम्मीद भी नहीं थी। और ये कैसे हो गया? अगर हमने वहाँ पे 2-1 भी किया होता ना, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। हम 3-0 हारे यार। मतलब उस टाइम तो उसका मैग्नीट्यूड अलग ही था, हम अलग ही डिप्रेशन में थे। बट आज के कॉन्टेक्स्ट पे देखो, काश एक टेस्ट मैच हमने वहाँ जीता होता, एक टेस्ट मैच ड्रॉ किया होता और कुछ अलग रिजल्ट लाने का ट्राई किया होता, तो आज हम क्वालिफाई कर चुके होते WTC के लिए। बहुत हल्का लिया न्यूजीलैंड को हमने। न्यूजीलैंड हर प्लेयर पे गेम प्लान लाया था और हम लोग गेम प्लान से काफ़ी दूर तक दूर दूर रह गए। हमने कुछ भी माइंडसेट नहीं रखा था कि इसको कैसे आउट करना है। तो इसी सारे रिजल्ट की वजह से मुझे लगता है पूरे 2 साल हमने क्रिकेट अच्छा खेला, और जब WTC का फाइनल हाथ में था हमने 2 सीरीज़ लगातार ख़राब खेल दी। और रिजल्ट ये है कि हम इस बार WTC के साइकिल के फाइनल से होने वाले हैं आउट। तो ये मान के रख लो यार, बाहर हो गए। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही बुरा लगेगा। बट टीम इंडिया है, कम करेगी और चैंपियंस ट्रॉफी जीता के हमें करेगी खुश। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फाइनल टीम जो कि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ आपको विकेट कीपर में देखेंगे KL राहुल। बल्लेबाजी में आपको दिखेंगे रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, शुभमन गिल। ऑलराउंडर में दिखेंगे वाशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी। बॉलिंग में दिखेंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, तनिष कोटियान आ सकते हैं, हर्षित राणा आ सकते हैं, ब्यू वेबस्टर आ सकते हैं, मिचेल मार्श बाहर जाएंगे। और इंडिया से मैंने बताया जडेजा, वाशिंगटन सुंदर बाहर जाएंगे। तो वो सारे चेंजेस अगर 100% एक्यूरेट हो गए तो टीम चेंज होगी। तो फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा और बता दीजिएगा टीम चाहिए कि नहीं, क्योंकि 5 बजे मैच शुरू होगा, 4:30 टॉस होगा। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है, रोहित, गिल एंड आपको देखेंगे स्टीव स्मिथ। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, KL राहुल एंड पैट कमिंस। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में देखेंगे आपको ऋषभ पंत। बल्लेबाजी में आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन एंड यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर्स में देखेंगे रविंद्र जाडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी। और बॉलिंग में दिखेंगे मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, पैट कमिंस एंड जसप्रीत बुमराह। मैंने दोनों टीमों में स्कॉट बॉलैंड को नहीं रखा है, आप उनको पक्का से रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और आप चाहें तो यहाँ पे एक दो चेंजेस और कर सकते हैं, ट्रेविस हेड को रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो नहीं खेलेंगे। जो मैंने आपको बताया, उनको ग्रॉइन इंजरी ज़रूर है। बट अगर 3 दिन में वो फिट हो जाते हैं तो पक्का खेलेंगे। और वो 100% भी फिट नहीं है तो भी खेलेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे 3-1 करके यही बात बंद कर दो, हम खेल जाएंगे फाइनल। तो वो भी जान लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब इंडिया को 2-2 करने दो ना, वो 2-2 नहीं करने देंगे इंडिया को। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये मानता ही नहीं है इस चीज़ को। बात करेंगे कैप्टन की 3 इंटरेस्टिंग चॉइस की, तो विराट, ख्वाजा और लाबुशेन। मुझे लग रहा है विराट का एक और शतक आने वाला है, ख्वाजा का भी शतक आने वाला है। और वाइस कैप्टन की 2 इंटरेस्टिंग चॉइस रहेंगे, ऋषभ पंत और आपको दिखेंगे यशस्वी जायसवाल, द यंग टैलेंट जिनने फ़खर से हमारा सर ऊपर किया है। क्योंकि जो क्रिकेट खेली है इनने, ऐसा अगर 50% भी हमारे प्लेयर कर पाते तो काश और शायद हमारा रिजल्ट अलग होता। तो कैसा लगा एनालिसिस और इंटरैक्टिव सेशन? अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया है तो सॉरी फॉर दैट, बट आप वो क्वेश्चन वापस से पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता रहूँगा, जितने कमेंट होंगे उसको इंडिविजुअली आंसर देने का ट्राई करूँगा। और इस सेशन को जितना इंटरैक्टिव करना चाहें आप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं नेक्स्ट भी लाइव आऊँगा और हर दिन की हाइलाइट्स आएंगी, तो वो भी बिल्कुल से मत मिस कीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के अपडेट, एनालिसिस और स्ट्रेटजीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।